देखो हम लोग पिछले क्लास में कूलॉम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस देख चुके हैं। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ बात करता हूँ। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई सिस्टम्स ऑफ चार्ज है ना, चार्जेज पार्टिकल, और उनके कारण अगर हमें किसी अदर चार्ज, उस सिस्टम ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल के कारण अगर हम लोग किसी मतलब अदर चार्ज पे अगर हम लोग को नेट फोर्स निकालना है, तो हम लोग ऐसे कंसेप्ट के बारे में अच्छे से सीख चुके। कहाँ? कूलॉम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेज। एंड हम लोग ये भी सीख चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, मतलब चार्ज पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई किसी सिस्टम में कई चार्ज पार्टिकल है, उनमें से अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये होता है कि उस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होता है। और एक जो अदर टाइप्स की प्रॉब्लम था वो ये था कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल, समझ में आ रहा है ना, किसी स्ट्रेट लाइन पे ऐसे रखा है, तो एक तीसरा चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसमें भी कंडीशन था। पहला कंडीशन ये था अगर ये लायक हो तो कहाँ रखे, और दूसरा कंडीशन ये था अगर ये अनलायक हो तो कहाँ रखे। उन पे हम सारे बात कर चुके हैं। जब ये लायक हो तो कहाँ रखे, और उनके लिए क्या फार्मूला है, उनके लिए थर्ड चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस मतलब दोनों से क्या होगा, ये भी फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। समझ में आ रहा है ना। और वो अनलायक हो तब भी थर्ड चार्ज पार्टिकल वो कहाँ रखे और उसके लिए क्या फार्मूला, हम लोग ये भी निकाल चुके हैं। हम लोग उनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी किए। मतलब मेरा कहना ये है कि कूलॉम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्ज पार्टिकल एंड चार्ज पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, इसके दोनों पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आज भी करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो उन मतलब जो भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे 5-7 जो भी होगा, उनमें से ये दोनों कंसेप्ट होगा। उनमें से जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये रहा। चलो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग उसको शायद प्रिंट कर लिए हो, न कर लिए तो अभी कर लो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप लोग देख चुके हो, आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख चुके हो। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का। क्या है देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, जिनके प्रत्येक कॉर्नर का नाम क्या दिया है, A, B एंड C। समझ आ रहा है ना। चार्जेज प्लस Q आर प्लेस्ड एट इच कॉर्नर एज शोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिक, देखो जो ये जो लास्ट में है लिखा है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जहाँ लिखा वहाँ आप फोर्स लिख लो। द इलेक्ट्रिक फोर्स एट सेंटर ओ विल बी, एक वहाँ चेंज कर लो। और दूसरी बात ये कि जो कि यहाँ इस क्वेश्चन में सेंटर पे कोई चार्ज नहीं रखा, आप इस सेंटर पे क्या करो, कैपिटल Q चार्ज रख लो। समझ आ रहा है। पर बुक में कुछ भी नहीं रखा है और इसमें ये पर एक चीज़ दिया है, ये भी R है, ये भी R है, और डायग्राम में भी ये दिया है प्लस Q यहाँ भी रखा है, प्लस Q यहाँ भी रखा है, और प्लस Q यहाँ भी रखा है। अब देखो इन सब चार्ज जो ये प्लस Q, ये प्लस Q, ये प्लस Q के कारण सेंटर पे पूछा है कि कितना, मतलब जो सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज रखा उस पर कितना फोर्स लगे। इन सेंटर का नाम वैसे O लिया है। क्या लिया है? O। अब देखो हम लोग अगर जनरली बात करें तो हम लोग ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर मान लो कोई रेक्टेंगुलर हो, हेक्सागन हो, या फिर स्क्वायर हो, या फिर क्या हो, क्या हो, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो,
उसके अगर प्रत्येक वर्टेक्स या फिर कॉर्नर पे क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड के लाइक चार्ज अगर रखे हो तो उन सब चार्ज के कारण हमेशा सेंटर पे नेट फोर्स जीरो होता है। ये बात हम लोग कर चुके हैं। अगर उसके अनुसार लिखे तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते हैं कि नेट फोर्स एफ नेट एट सेंटर इक्वल टू क्या, जीरो होगा। ये मतलब डायरेक्ट अगर वो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ हम लोग आंसर को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग चाहते हो इसको ड्राइव करके निकालना तो वो भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि सी पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, तो ये क्यू पे क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। ए पे क्या चार्ज है, प्लस क्यू, ये भी क्या करे, इस क्यू पे इधर फोर्स लगाएगा। बी पे क्या चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये भी क्यू मतलब कैपिटल क्यू पे क्या करेगा, इधर फोर्स लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता है कि ये जो टोटल एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। अब देखो एक चीज़ यहाँ और इम्पोर्टेंट है, 30 डिग्री में ही ले लो क्योंकि थीटा में क्यों लेंगे हम लोग। देखो और दूसरी बात, हाँ इधर का भी एंगल वही 30 डिग्री होगा। अब देखो एक चीज़ समझना, यहाँ सब कॉर्नर पे क्यू प्लस क्यू चार्ज रखा है और सेंटर पे कैपिटल क्यू। तो हर, जैसे कि आप फार्मूला लिखोगे एफ इजकल टू, क्या लिखोगे बोलो, एफ इजकल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, जिसमें आर तो हर जगह मतलब दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा आर ही क्वेश्चन में दिया है और ये होता भी है। एंड दो Q1 Q2 का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये फोर्स हमेशा क्या होगा, तीनों के लिए इक्वल होगा। मतलब इन ये चार्ज के कारण जो Q पे फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो उतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं, मैग्नीट्यूड मतलब इस Q के कारण इधर भी लगेगा, उतना ही इस Q के कारण इधर भी लगेगा। कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखो हम लोग करते क्या है, आप लोग वेक्टर में ये पढ़े हो कि बेसिकली कोई अगर वेक्टर आपको पता है तो उसका क्या तोड़ सकते हो, कंपोनेंट तोड़ सकते हो। तो बेसिकली ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर मान लो इस फोर्स का कंपोनेंट इधर तोड़ोगे तो कितना होगा, वो होगा एफ कॉस 30 डिग्री। इधर कितना, इस फोर्स का कंपोनेंट इधर कितना होगा बोलो, वो भी वही होगा एफ कॉस 30 डिग्री। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये जितना है उतना ये भी है, और क्या है, इनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर कोई फोर्स का डायरेक्शन मतलब वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या करते हैं हम लोग, उसको डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर देते। तो ये क्या, ये इससे अगर इसको सबट्रैक्ट करो तो क्या होगा, जीरो होगा। इसीलिए ये दोनों फोर्स क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट कर देगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब इस डायग्राम की मैं बात करूँ तो ये जहाँ जिधर हमने एफ का कंपोनेंट इधर भी और इधर भी तोड़ा, पर क्या इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, तो उधर आप इसका कंपोनेंट कितना तोड़ोगे बोलो, एफ साइन थीटा 30 डिग्री। तो ये कितना होगा, एफ बाई 2। इसका भी कंपोनेंट इधर कितना तोड़ोगे, एफ बाई 2। डायरेक्ट मैं लिख देता क्यों, क्योंकि ये इधर भी क्या होगा, एफ कॉस 30 डिग्री, तो वो कितना बनेगा, एफ बाय 2। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली जो क्यू चार्ज हम लोग को तो क्यू पे ही बोला, कैपिटल क्यू पे ही नेट फोर्स पूछा गया, क्योंकि सेंटर पे कैपिटल क्यू ही रखा है। तो अगर हम लोग कैपिटल क्यू चार्ज अगर यहाँ बना दें और इसको हम लोग देखें तो इसमें ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ बाय 2 और एफ बाय 2 लग रहा है। नीचे कितना लग रहा है बोलो, एफ लग रहा है। तो एफ बाय 2 प्लस एफ बाय 2 क्या वो एफ होगा, और नीचे भी कितना, मतलब ऊपर की और भी एफ ही होगा और नीचे को और कितना एफ। तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि यहाँ नेट फोर्स जीरो होगा। तो आप क्या करो, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को उतार लो और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। हाँ तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको, 2 इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग
कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विथ फोर्स एफ, विथ फोर्स एफ। समझ में आ रहा है ना? देखो क्या है कि बोल रहा है कि दो स्फीयर है जिसमें चार्ज है। समझ आ रहा है ना? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये इधर इतना और ये इधर कितने से, एफ से कर रहा है। इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी। दे दिया क्वेश्चन में, ये बोला है मतलब टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स एफ, कैपिटल एफ। तो मतलब ये कैपिटल एफ है तो ये भी कितना होगा, कैपिटल एफ से रिपेल करेगा। मतलब इसका मतलब है ये अगर प्लस पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। अब देखो आगे क्या पूछा है, द स्फीयर आर केप्ट फिक्स्ड विथ अ डिस्टेंस आर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया ना वो सेंटर का ही होता है, ये बात हम पहले बोले हैं, वो आर है। आर 10, हाँ। और थर्ड आइडेंटिकल बट अनचार्ज, एक तीसरा कोई बॉडी है सी, मतलब सी ही है ना, अनचार्ज स्फीयर सी, मतलब एक थर्ड अनचार्ज स्फीयर है सी। पर क्या है, इसी के इन्हीं दोनों का आइडेंटिकल, इन्हीं दोनों के जैसे है। समझ आ रहा है ना? बट अनचार्ज स्फीयर सी is brought in contact with A and then placed at a midpoint of line joining A and B, then the magnitude of the net electric force on C। देखो क्या क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, C कोई चार्ज है, मान लो कि ये अभी फोर्स कितना लग रहा है, F का इतना, मतलब दो अगर चार्ज पार्टिकल है, मतलब मेरा कहने का मतलब A एंड B दो चार्ज पार्टिकल है, तो उन दोनों पे रिपेल फोर्स F लग रहा है, वो होगा कितना बोलो, के मान लेते इस पे Q1 है, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, कितना लग रहा है बोलो, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? अब क्या कर रहा है कि आपके पास एक तीसरा चार्ज है C, जिस पे चार्ज 0 है। समझ आ रहा ना आप, जिसपे चार्ज कितना है, 0 है, पर उसको करते क्या है, इससे कांटेक्ट कर दिया जाता है, इससे मतलब कांटेक्ट किया जाता है, उसको मतलब चिपका के रख दिया जाता है। तो आप ऐसे समझो कि अगर ये एक मार्कर है जिसकी टेम्परेचर 50 डिग्री है और ये मार्कर है जिसकी टेम्परेचर मान लो कि 20 डिग्री है, अगर हम लोग इसको चिपका दें तो क्या दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा? इसका मतलब है कि इसका घटेगा इसका बढ़ेगा। वही कहानी यहाँ भी होगा। अगर मान लो फाइनली इन दोनों टेम्परेचर का अगर क्या निकालना हो, मतलब इन दोनों मार्कर का टेम्परेचर निकालना हो, तो क्या करोगे, इनका और इनका ऐड करके 2 से डिवीजन कर दोगे, तो इन पे तो 0 चार्ज है और इन पे कितना है, Q1 है। तो अगर मान लो मेरा ये कहना है कि अगर ये मतलब कांटेक्ट के बाद, आफ्टर कॉन्टैक्टिंग, आप ये लिख सकते हो आफ्टर कॉन्टैक्टिंग, आफ्टर कॉन्टैक्टिंग C पे कितना चार्ज होगा बोलो, इस पे 0 था, इस पे Q1 है, तो आफ्टर कॉन्टैक्टिंग क्या दोनों पे इक्वल चार्ज शेयर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इस पे कितना बचेगा, Q1/2, इस पे कितना बचेगा, Q1/2। पर इसको कहाँ रखा जाता है, इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाले लाइन ज्वाइनिंग के बीच में। तो देखो ये A है और ये B है, समझ आ रहा ना, ये B है, अभी भी इस पे कितना चार्ज है, Q2, पर इस पे कितना है, Q1/2। पर जो C जो है C जिसको कहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ कितना दूरी होगा बोलो, R/2, और ये दूरी कितना होगा बोलो, R/2। समझ में आ रहा है ना? तो मुझे एक चीज़ बताओ, अब इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर Q1/2। कोई दिक्कत है तो आप मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस पे Q/2 और इस पे Q1/2, इस पे Q1/2 और इस पे Q2। अब देखो आपसे पूछा है कि मतलब फाइनली क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C इज, मतलब C पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो देखो ये
अभी भी तो वो लाइक ही चार्ज है ना सब, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये जो ए पे जो चार्ज है उसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, वो किधर लगेगा, इधर। जो बी पे चार्ज है उसके कारण किधर लगेगा, इधर। मान लो इसको अगर मैं मान लूँ एफ ए और इसको मान लूँ एफ बी, तो एफ नेट निकालोगे तो क्या होगा बोलो, एफ बी माइनस एफ ए। समझ आना, एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी कितना होगा यहाँ बोलो, एफ बी इसके कारण है तो क्या लिखोगे, के। Q1 कितना, किसी को मान लो Q1, इसी को मानते हैं, Q1/2 और Q2 है यहाँ बाय कितना, इसके बीच की दूरी अभी भी क्या है, R/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा देख लो, बेसिकली R/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये 4 होगा और ये ऊपर जाएगा के Q1 Q2/2 इंटू R² कितना 4। तो ये कैंसिल आउट होगा और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2K Q1 Q2 एक चीज़ मुझे तो सारे कंप्लीटली लिखना चाहिए, तो मैं तो आधा ही लिखा माइनस इसका वैल्यू भी लिखना होगा, तब तो नेट हम लोग निकालेंगे ना। अब एफ ए कितना होगा, एफ ए किसके कारण है, ए पे चार्ज है उसके कारण, तो के Q1 का मान यहाँ कितना होगा, Q1/2, Q2 का मान भी Q1/2, नीचे कितना बोलो, नीचे होगा R/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अब देखो क्या है कि यहाँ आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये देखो के Q1 Q2/2, के Q1 Q2/2 इंटू R²/4 माइनस कितना, के Q1 Q2/4 इंटू R²/4, ये 4 जाएगा और ये कटेगा तो ये 2 बचेगा, समझ आ रहा है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, तो ये बचेगा आपका एफ नेट का मान, अगर मैं इधर निकालना चाहूँ तो होगा आपका 2, इसका मान देखो यहाँ कितना एफ है और यहाँ के Q1 Q2/R² का मान एफ होगा, तो ये बचेगा कितना एफ। तो यही आपका आंसर होगा। कितने नंबर में है ये, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब आपके स्क्रीन पे आएगा थर्ड क्वेश्चन, मतलब तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2 स्मॉल सिमिलर मेटल स्फीयर A and B हैविंग चार्जेज 4Q एंड -4Q। दो फिर मेटल ही दे दिया, जैसे मान लो कि दो क्या है यहाँ ऐसे A and B, जिस पर इस पर कितना चार्ज है +4Q और इस पर -4Q, वही लिखा है। मतलब 2 स्मॉल सिमिलर मेटल स्फीयर, मतलब 2 स्मॉल सिमिलर मेटल स्फीयर A and B हैविंग चार्जेज 4+4Q एंड -4Q हमने लिख दिया। अब आगे देखो क्या, व्हेन प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, मतलब इस डिस्टेंस को हम लोग R मान लेते हैं, इसमें कोई अभी कुछ बात नहीं स्पष्ट किया है। एग्जर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स F, देखो ये क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक कितना F, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस पे F लग रहा है, तो ये अगर अनलाइक चार्ज है तो क्या फोर्स इधर लगेगा, इस पे भी इधर लगेगा, ये बात तो आपको पता ही है। ये भी F है और ये भी क्या है F है, तो इस F का वैल्यू कितना होगा बोलो, ये इस F का वैल्यू होगा K 4Q इंटू 4Q/R²। कहने का मतलब F इज इक्वल टू 16K Q²/R²। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब आगे क्या कह रहा है देख लो,
व्हेन अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी फर्स्ट टच्ड विथ ए, मतलब एक फिर वही पिछले क्वेश्चन के ही जैसे ये भी है, मतलब एक सी क्या है, मतलब एक सी कोई अनचार्ज, मतलब इस पे अभी चार्ज क्यू कितना है, 0 है। इसको क्या करता है, फर्स्ट पहले मतलब इसके साथ टच कराता है, किसके साथ, ए के साथ। समझ में आ रहा है ना। तो जब ए के साथ सी को टच कराएगा तो मतलब आफ्टर टचिंग ए पे कितना चार्ज बचेगा, 2Q, क्योंकि इक्वल चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब आफ्टर टचिंग, और मैं यहाँ फिर भी लिखूँ आफ्टर टचिंग, आफ्टर टचिंग, समझ आ रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ बनाऊँ ए, तो ए स्फीयर जो है उस पर कितना चार्ज बचा होगा, 2Q, या फिर प्लस 2Q। क्यों, क्योंकि अगर जब ये इससे इसको अगर टच करोगे तो दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना ही पड़े, क्योंकि ये नियम है कंजर्वेशन ऑफ बी चार्ज है। तो बेसिकली प्लस 4Q और प्लस 0 कितना, 4Q/2, तो इतना ही बचेगा। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट टच विथ ए देन विथ बी। अब जब ए से टच करके हटा दिया जाता तो उसको किसके साथ टच करता है, बी के साथ। अब देखो पर अभी सी पे 0 चार्ज नहीं है, समझ आ, अभी सी पे 0 चार्ज नहीं है। अभी सी पे कितना चार्ज है, जब इस टचिंग की बात करें तो अभी सी पे कितना चार्ज है बोलो। अब जो ये सी मेटल उस पर कितना चार्ज है, प्लस 2Q। अब इसको क्या करता है, इसके साथ टच किया जाता है, तो अभी भी इस कंडीशन में वही होगा, दोनों पे क्या होगा, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी इस पे कितना है, 2Q प्लस 2Q, और इस पर -2Q, तो ऐड करोगे तो कितना बचेगा, -2Q, और उसको 2 से डिवीजन करो, क्योंकि इक्वली शेयर होता है चार्ज। तो अगर आप उसको 2 से अगर डिवीजन करोगे तो बचेगा कितना, -Q। तो इसका मतलब अगर जब आप सी को बी से टच करोगे उसके बाद आफ्टर सी पे कितना चार्ज होगा बोलो तो -Q, और बी पे कितना बचा होगा उस पर भी -Q। देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, विथ बी एंड देन रिमूव टू इनफाइनाइट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। अब उसको क्या कह, मतलब इसको उससे टच करके इसको क्या किया जाता है, इनफाइनाइट पे फेंक दिया जाता है। तो जब कोई चार्ज इनफाइनाइट पे हो तो, या फिर अगर हम लोग यहाँ कोई चार्ज रख दे तो इस चार्ज का इनफाइनाइट पे फोर्स के मान 0 होता है। इसीलिए अगर उस चार्ज क्या किया, इनफाइनाइट पे फेंक दिया, तो उस इनफाइनाइट वाले चार्ज का यहाँ पे कितना फोर्स होगा, 0। तो ये चार्ज का जब मतलब अगर सी से मतलब सॉरी बी से सी को जब टच करोगे उसके बाद जब उसको इनफाइनाइट पे फेंक दोगे तो उसके बाद उसका कोई यहाँ वर्क नहीं है। समझ में आ रहा है ना। पर अब कौन बचा है, अभी भी सिर्फ वही बचा है जो पहले था। पर इस दोनों चार्ज का हालत वैसा नहीं है, दोनों का हालत बिगड़ चुका है। बी का हालत कैसा है बोलो, अब बी पे -Q चार्ज सिर्फ है। पर यहाँ एक चीज़ और आपको देखने लायक बात यह है कि दोनों का शुरू में भी अनलाइक चार्ज था, अभी भी अनलाइक ही है। तो अभी भी ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेगा। और अब पूछा है यहाँ कितना फोर्स का वैल्यू होगा, तो कितना होगा बोलो, F = K, Q1 का मान 2Q और Q2 का मान Q है /r²। तो इसको कैसे लिखोगे, F = 2KQ² मुझे एक चीज़ होता, मैं अगर मैं यहाँ लिखूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिखूँ यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पे KQ² यहाँ F' ले लो, फोर्स का दोनों जगह F ही मत लो ना। मतलब KQ² का मान कितना है, कैपिटल F/16, तो वो आप मान यहाँ रख सकते हो। मतलब F' = 2 × कैपिटल F/16, तो बचेगा कितना, 8। तो F' का मान कितना होगा बोलो, F/8, और यही आपका आंसर है, जो कितने नंबर में होगा, क्वेश्चन
हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो, 2 चार्ज Q and -3Q are placed fixed on x axis separated by d distance। मतलब Q को एंड -3Q को कहाँ रखा है, किसी मतलब x एक्सिस पे। ये x एक्सिस है, कितने दूरी पे रखा है बोल दो, दोनों के बीच की दूरी कितना ले लिया है, d। दोनों के बीच की दूरी d ले लिया है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दी। वेयर शुड द थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। मुझे एक चीज़ बताओ, अब ये कैसा चार्ज है, अनलाइक चार्ज है। तो अनलाइक चार्ज है तो आप किधर रखोगे, कोई थर्ड चार्ज हो कहीं बाहर रखोगे। ये तो कंसेप्ट से हम लोग समझते हैं, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, उतना सोचने की क्या ज़रूरत है। अगर उतना सोचना ही हो तो हम लोग फार्मूला क्यों सीखे। तो डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई करो एक्स वाला, मतलब जो हम लोग एक्स निकालते थे ना, तो एक्स का फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे बोलो, क्या है फार्मूला, R बाय Q2 बाय Q1 -1। और ये x क्या होता है, जो हम लोग नीचे में लेते हैं उससे, हम लोग ये इसी को मान लेते हैं Q1 है और इसको मान लेते हैं Q2 है। तो डायरेक्ट फार्मूला में मान रखो d बाय कितना होगा, मतलब डायरेक्ट फार्मूला में आप वैल्यू रखो, आपका आंसर आएगा। उतना करने की क्या ज़रूरत है। Q2 का वैल्यू कितना है, 3Q, हम लोग साइन के साथ नहीं रखेंगे, ऐसे रखें। Q1 का वैल्यू Q1 -1, समझ आ रहा है ना। तो ये Q कैंसिल होगा, बचेगा कितना, d बाय √2 -1, सॉरी √3 -1। अब ऐसे ऑप्शन है, देख लो कोई होगा कहीं। हाँ, ऑप्शन आपको थोड़ा अलग करके दिखा है, तो अगर इस तरह से अगर आप निकाल लोगे आंसर, अगर आंसर में अलग हो तो इसका क्या करते हो, परिमेयकरण, मतलब ये इसको क्या करो आप, ये अंदर 10 से ही सीखे हो, हमको उतना बताने की कोई ज़रूरत शायद नहीं है। समझ आ रहा है ना, क्योंकि अगर आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये एक एडिशनल टर्म है, आप जितने से अगर किसी में मल्टीप्लाई करते हो, उसने डिवीजन करते हो, तो उस टर्म पे कोई असर नहीं पड़ता है आपका, पर असर किस पे पड़ता है, आपके आंसर पे। तो देखो पड़ेगा अभी भी। तो इसको कैसे लिख सकते हो, d√3 + d बाय कितना, ये a² - b² का ही फॉर्म है। तो ये √3 का स्क्वायर माइनस कितना, 1 का स्क्वायर। तो लिखोगे तो d√3 + d बाय कितना, ये √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, तो 3 - 1, तो ये कितना बचेगा, d√3 + d बाय 2। तो कितने नंबर ऑप्शन में ये है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप अगर नियम से चाहे तो नियम से भी सोच के तरीका से निकाल सकते हो। तो अगर नियम से ही सोच के तरीका से निकालना होता तो हम लोग सीखते क्यों कंसेप्ट को। तो आपके अब स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5।